लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजी क्या होता है एंड हाइड्रोलॉजी साइकिल, है ना। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है एंड रेनफॉल, रेनफॉल रेनफॉल कैसे होता है एंड रेनफॉल किस फॉर्म में होता है, हाँ, फॉर्म ऑफ रेनफॉल, है ना। अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे रेन गेज नेटवर्क के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का रेन गेज नेटवर्क, हाँ, रेन गेज नेटवर्क, ठीक है। लास्ट वीडियो हम लोग देखा था कि रेनफॉल कैसे मेज़र करते हैं। रेनफॉल करने के लिए अलग अलग गेज लगाते हैं, है ना। एक है रिकॉर्डिंग टाइप का, एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का। तो उस रेन गेज को हम लोग लगाते कैसे हैं, तो डेंसिटी, रेन गेज डेंसिटी, रेन गेज डेंसिटी, इसमें एक टर्म आता है रेन गेज डेंसिटी। रेन गेज डेंसिटी क्या होता है, जितने एरिया को कवर करने के लिए हम लोग एक गेज लगाते हैं। मान लो जैसे ये एक गेज लगाए हैं और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इतने एरिया को ये कवर कर रहा है। इतने एरिया का हम लोग को क्या दिखाएगा, ये डेंसिटी दिखाएगा रेन का, है ना। इंटेंसिटी, रेनफॉल का इंटेंसिटी दिखाएगा। तो इसको बोलेंगे रेन गेज डेंसिटी। जैसे मान लो ये एरिया है 500 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये इतना कितना है, 500 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस 500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में सिर्फ एक रेन गेज हम लोगों ने लगाया है। तो इस रेन गेज का, मान लो ये स्टेशन 1 है, इस स्टेशन 1 के रेन गेज का डेंसिटी क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है रेन गेज डेंसिटी। इस तरह से अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रेन गेज लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ अपन देखते हैं कि एज पर आई एस इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड किस किस तरह से हम लोग को रेन गेज प्रोवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले देख देते हैं इन प्लेन एरियाज, ठीक है। प्लेन एरिया, जैसे कोई मैदानी एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, मैदानी एरिया। मैदानी एरिया में कितना अपन रेन गेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैदानी एरिया में वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक 520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक स्टेशन हम लोग को देना पड़ता है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं मॉडरेट एलिवेटेड एरिया, मॉडरेट एलिवेटेड एरिया, ठीक है। यानी कि जो पठार वगैरह एरिया है, जो मॉडरेटली मैदानी एरिया से थोड़ा उठा हुआ एरिया होता है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या देते हैं, वन स्टेशन पर कितना 260 टू 390 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक स्टेशन हम लोग देते हैं। तीसरा है अपना हिली एरियाज, ठीक है। तीसरा क्या है, हिली एरियाज। हिली एरियाज में कितना देते हैं, तो हिली एरियाज में क्या करते हैं, 130 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक स्टेशन दिया जाता है, ठीक है। हिली एरियाज में एक स्टेशन लगभग 130 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में एक स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज, ठीक है। ये जो रेन गेज है, हम लोग को कितने कितने एरिया में कितना रेन गेज अपने को मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए, इसी क्या बोलते हैं, एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन, है ना। यानी कि कितने एरिया में हम लोग को कितना स्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कितना रेन गेज लगाना चाहिए, जिससे वो बारिश की इंटेंसिटी को बता सके। ये हमारा होता है एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेन गेज निकालने के लिए हम लोग को
कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे नंबर ऑफ एडिक्वेट रेन गेज निकालना है ना, स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन अगर फाइंड आउट करना है कि इतने एरिया में, मान लो एक एरिया है जैसे बीजापुर का पूरा जिला है ना, बीजापुर का जिला है, उस एरिया में हम लोग को कितना नंबर ऑफ रेन गेज प्रोवाइड करना है, या दिया हुआ जितना रेन गेज अभी लगा हुआ है 2 3 4 अगर लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग को और कितने रेन गेज की ज़रूरत है ना एक ज़िले में। तो अगर ये हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इसको बोलते हैं एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज, है ना। तो इसका पहला स्टेप है, पहला स्टेप, ठीक है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फाइंड आउट करने का पहला स्टेज हम लोग क्या करते हैं, मीन रेनफॉल निकालते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट मीन रेनफॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मीन रेनफॉल निकालते हैं, इसको दर्शाते हैं पीएम से, ठीक है। पीएम इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 डैश 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 Pn, जितना भी नंबर ऑफ स्टेशन है सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेशन। यहाँ पे P1 P2 ये क्या है, रेनफॉल है ना, रेनफॉल, या P लिखने का मतलब है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, ये प्रिसिपिटेशन इन mm है ना, प्रिसिपिटेशन इन mm में ये दिखाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, मीन रेनफॉल यानी कि मीन प्रिसिपिटेशन निकाल रहे हैं, तो जितना भी अलग अलग स्टेशन में, स्टेशन 1 2 3 में जितना रेनफॉल हुआ है सबको ऐड करके नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मीन रेनफॉल, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड, इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका एक फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, विच इज, इसको लिखते हैं सिग्मा n -1, और ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको निकालने का फार्मूला है P1 माइनस PM होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस PM होल स्क्वायर डैश डैश डैश, क्या करेंगे, Pn माइनस PM होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई n-1, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, n-1, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं अपन, ये P1 क्या है, प्रिसिपिटेशन इन स्टेशन 1 है ना, एक स्टेशन में प्रिसिपिटेशन, और PM क्या है, जो अपन मेन रेनफॉल कैलकुलेट किए हैं वो PM है ना, सबको वैल्यू को रखेंगे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। स्टेप थर्ड, इसमें निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको बोलते हैं CV। CV इज इक्वल टू होता है सिग्मा n-1, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई PM यानी कि मीन प्रिसिपिटेशन, है ना, इनटू 100 कर देंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अपना लास्ट स्टेप है स्टेप 4, स्टेप 4, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन, यानी कि कितना हम लोग को स्टेशन की आवश्यकता है, कितने नंबर ऑफ स्टेशन की ज़रूरत है। तो इसका फार्मूला है CV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन डिवाइडेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ये जो एप्सिलॉन है ये है अलाउएबल डिग्री ऑफ एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, ये क्या है, अलाउएबल डिग्री ऑफ, इसको बोलते हैं अलाउएबल
डिग्री ऑफ इरर, कितना इरर इसमें अलाउ है, और ये किस में लिखते हैं, इन परसेंट। ठीक है, इन परसेंट में ये रहता है। ठीक, अब जैसे मान लो ये तो निकल गया अपना क्या है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन है। अब हम लोग को निकालना है एक्स्ट्रा हम लोग को कितना लग रहा है। ठीक है, स्टेप 5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टेप 5, एडिशनल नंबर ऑफ स्टेशन, है ना। मान लो एडिशनल कितना लग रहा है, एडिशनल नंबर ऑफ स्टेशन निकालना है। तो पहले हमारा कितना था, जैसे ऑप्टिमल हम लोग को कितना निकला है, n नंबर ऑफ ऑप्टिमल स्टेशन हम लोग निकाल लिए, है ना, CV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर करके। और पहले से हमारा जो n है, नंबर ऑफ स्टेशन हम लोगों ने दिया हुआ है पहले से, जो नंबर ऑफ स्टेशन है जहाँ से हम लोग प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट कर रहे थे उसको माइनस कर देंगे, तो एडिशनल जितना अपने को लग रहा है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज निकालते हैं, यानी एडिक्वेट नंबर, ऑप्टिमल नंबर कितना हम लोग को ज़रूरत है ना। अगर जो हम लोग उससे प्रोवाइड पहले कर चुके हैं, पहले से अगर जितना स्टेशन प्रोवाइड है उसको अगर माइनस कर देंगे तो फिर निकल जाएगा एडिशनल कितना हम लोग को स्टेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना। मान लेते हैं 5 स्टेशन है, 5 नंबर ऑफ स्टेशन है, या 5 रेन गेज हैं, रेन गेज स्टेशन, रेन गेज स्टेशन 5 है ना। और इनका जो रेनफॉल है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन ये कितना है, स्टेशन पहले स्टेशन का 89, 54, 45, देन 41 एंड 55, 41 एंड 55। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपने को दिया है इरर। मान लेते हैं इरर कितना दिया है, 10%, है ना, 10% इरर अपने को अलाउ है। तो एडिशनल नंबर ऑफ गेज कितना लगेगा, एडिशनल नंबर ऑफ गेज अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझा है। ठीक है, सबसे पहले अपन पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, PM निकालते हैं, है ना, मीन प्रेसिपिटेशन। मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर स्टेशन है, 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन के प्रेसिपिटेशन को ऐड करके 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अपन करते हैं 89 प्लस 54 प्लस 45 प्लस 41 प्लस 55 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.8 m। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सब क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालते हैं अपन, अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप सेकंड, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे लिखते हैं अपन, सिग्मा, ये है सिग्मा n-1 विच इज सिग्मा n -1। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट P1 माइनस PM का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस
PM का होल स्क्वायर डैश 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 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 89 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 54 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 45 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर प्लस 41 माइनस 56.8 का होल स्क्वायर प्लस 55 माइनस 56 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 विच इज़ 5 माइनस 1। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 18.95। ये क्या आ गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब अपन कैलकुलेट क्या करते हैं, स्टेप थर्ड क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को क्या बोलते हैं, CV, और ये निकलता कैसे है, अपन स्टैंडर्ड डेविएशन में से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में से मीन प्रिसिपिटेशन को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सिग्मा n-1 डिवाइडेड बाई PM, है ना, ये इसका फार्मूला है। अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है 18.95 डिवाइडेड बाई मीन प्रिसिपिटेशन कितना है 56.8 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 0.33367। ठीक है, ये निकल गया अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 नंबर ऑफ, है ना, क्या बोलते थे अपन, ठीक है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिमम स्टेशन। ठीक है, क्या होता है n, और ये निकालते कैसे अपन, CV डिवाइडेड बाई क्या करते हैं एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, इरर कितना दिया है अपने को 10%, है ना, तो 10% को अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.33367 डिवाइडेड बाई 10% को कैसे लिख सकते हैं 0.10, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो इरर दिया हुआ है ना, हाँ क्या ये इरर, है ना, ये इरर दिया हुआ है 10%, इस 10% को क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, 0.10 ऐसा लिख सकते हैं। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 11.13। इसको मान लेते हैं 12 नंबर ऑफ स्टेशन अपने को प्रोवाइड करना है। ठीक है, यानी कि अपने नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितना आ रहा है 12 अपने को प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन हम दिए कितना है 5। तो अगर अपने को निकालना है एडिशनल, है ना, इसमें क्या बोला है एडिशनल नंबर ऑफ गेज निकालने बोला है, स्टेप 6 विच इज एडिशनल नंबर ऑफ स्टेशन। एडिशनल नंबर ऑफ स्टेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे अपन, ये जो n है बड़ा n, उसमें से छोटा n को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 7, है ना, 7 नंबर ऑफ एडिशनल अपने को स्टेशन का रिक्वायर्ड है। ये क्या है आंसर। ठीक है, इस तरह से एडिशनल नंबर ऑफ स्टेशन अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है।
नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। एक टॉपिक टर्म आता है नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। ठीक है, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन क्या होता है? इट इज ए एवरेज रेनफॉल, इट इज ए एवरेज, है ना, वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर डेट और मंथ और ईयर, है ना, ओवर ए स्पेसिफिक 30 ईयर ऑफ पीरियड, है ना। जैसे मान लेते हैं कि, है ना, 30 ईयर के पीरियड में, यानी कि अगर हिंदी में बोलूँ तो 30 ईयर के पीरियड में किसी स्पेसिफिक टाइम में कितना प्रिसिपिटेशन हुआ है, कितना बारिश हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। जैसे अगस्त का नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, है ना, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन अगर बोलता है नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, है ना, प्रिसिपिटेशन, तो इसका मतलब क्या है? अगस्त का नॉर्मल प्रिसिपिटेशन मान लो 100 mm है, 100 mm। सो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट 30 ईयर में, है ना, लास्ट 30 ईयर्स का में जो है प्रिसिपिटेशन है, ठीक है, अगस्त मंथ में, लास्ट 30 ईयर के अगस्त मंथ में जो प्रिसिपिटेशन है वो 100 mm होता है ना। इसका एवरेज मान सकते हैं, जैसे लास्ट 30 ईयर का जो एवरेज रेनफॉल है अगस्त मंथ में वो कितना होता है? 100 mm होता है। तो इस तरह से लास्ट 30 ईयर के रिकॉर्ड में अगर हम लोग उस प्रिसिपिटेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रिसिपिटेशन। एक होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एक टर्म आता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड बाई रेन गेज इन लास्ट 20 आवर, ठीक है, इज कॉल्ड डेली रेनफॉल। ठीक है, जैसे लास्ट 20 ईयर में, मान 24 आवर में, सॉरी, लास्ट 24 आवर में जो रेनफॉल हो रहा है उसको बोलते हैं डेली रेनफॉल। उसको क्या बोलते हैं? डेली रेनफॉल, है ना। और इस तरह से हम लोग पूरे साल का, मान लो इस तरह से क्या लिखेंगे? 1 ईयर, है ना, 1 ईयर रेनफॉल, ये क्या हो जाएगा? टोटल 65 डेज में 365, है ना, डेज में जितना रेनफॉल हुआ उसको ऐड कर देंगे तो जैसे अगर 24 आवर में जो रेनफॉल हो रहा है उसको डेली रेनफॉल बोल रहे हैं, और डेली रेनफॉल के 365 डेज जितना वर्षा हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, उसको बोलते हैं आप लोग एवरेज। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एनुअल रेनफॉल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एनुअल रेनफॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनुअल रेनफॉल बोलते हैं। अब लास्ट 35 ईयर, ठीक है, लास्ट 35 ईयर्स का जो एनुअल रेनफॉल है उसका एवरेज निकालेंगे, है ना। लास्ट 35 के एनुअल रेनफॉल का अगर एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे? 35 टोटल रेन इंटेंसिटी को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 35 कर देंगे, यानी कि 35 ईयर का एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फिर एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, समझ में आया? एवरेज एनुअल रेनफॉल कैसे निकालते हैं? तो ये 35 ईयर्स के एवरेज, जो हर साल एवरेज जितना बारिश हो रहा है उसका एवरेज निकालते हैं। हर साल बारिश जितना हो रहा है उसका एवरेज 35 ईयर का, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। ठीक है,
एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। ठीक है, यानी कि कोई रेनफॉल डाटा अगर मिसिंग है तो उसका एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग रेनफॉल हर साल का रेनफॉल ले रहे हैं, पिछले 5 साल का हमने लिया, लास्ट ईयर का रेनफॉल का डाटा अगर छूट गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इतने इतने साल में इतना एवरेज अगर बारिश हुआ है, रेनफॉल हुआ है, तो अगर उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इसके आसपास का रेनफॉल हुआ होगा, है ना। तो इसका 2 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, अरे निकालेंगे कैसे, मान लो पी एक्स का हमको क्या करना है, रेनफॉल निकालना है पी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, जितना भी प्रिसिपिटेशन का अपने पास डाटा है सबका क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 डेस 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 PM। ठीक है, मान लेते हैं PM इसमें क्या है, P1 P2 P3 क्या है, हर साल में नंबर ऑफ क्या है, वो प्रिसिपिटेशन है। हर साल में जितना प्रिसिपिटेशन हो रहा है या जितना रेनफॉल हो रहा है ना, जितना वर्षा हो रहा है वो हर एक साल का प्रिसिपिटेशन है, वर्षा है। और M क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, जितने ईयर्स का हम लोग को डाटा अवेलेबल है। तो इस तरह से यह क्या निकल गया, एक मीन निकल गया। तो Px हम लोग क्या मान सकते हैं, जो Px वैल्यू है इसी के अराउंड होगा, या इसको अपन क्या मान सकते हैं, Px। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, सेकंड है नॉर्मल रेशियो मेथड। सो बेसिकली इसमें एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और ये रेशियो किसके बीच होता है, Px बाई NX के बीच में। ठीक है, जहाँ पे NX क्या होता है, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, है ना, NX। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है 1/m P1 बाई N1 प्लस P2 बाई N2 प्लस P3 बाई N3 डेस 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 PM बाई NM। ठीक है, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन क्या होता है, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन हम लोग ने देखा है ना, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर, या तो वो डे हो सकता है या मंथ या वीक, है ना, डे मंथ या वीक, है ना, डे मंथ या वीक का 30 ईयर का एवरेज, है ना। लास्ट 30 ईयर में अगर किसी डे का बोले तो उस डे में लास्ट 30 ईयर में कितना बारिश हुआ है उसका एवरेज। अगर मंथ का बोले तो उस मंथ में लास्ट 30 ईयर में कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है। या वीक बोले तो उस वीक में लास्ट 30 ईयर्स में जितना प्रेसिपिटेशन हुआ है, एवरेज प्रेसिपिटेशन, उसको बोलते हैं उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इस तरह से Px क्या है यहाँ पे, Px जो अपने को फाइंड करना है, प्रेसिपिटेशन या मिसिंग डाटा बोल सकते हैं। Px इट इज क्या है, प्रेसिपिटेशन मिसिंग, है ना, मिसिंग डाटा, जो अपने डाटा मिस हो गया है वो हमको निकालना है। ठीक है, NX क्या है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट मिसिंग डाटा, है ना, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट मिसिंग डाटा। ठीक है, और P1 N1 इसी तरह अपन लिख सकते हैं। P1 क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन। और N1 क्या होगा, इस फर्स्ट स्टेशन का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, है ना,
नॉर्मल प्रिसिपिटेशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है एम। एम क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन, है ना। नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीक़ों से हम जो डाटा मिसिंग है ना, उसको निकाल सकते हैं। एक तो अर्थमेटिक मीन से और दूसरा क्या है? नॉर्मल रेशियो मेथड से, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे अपने को नॉर्मल एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल दिया किसका? ABCD स्टेशन है, ABCD स्टेशन है, उसका नॉर्मल एनुअल रेनफॉल दिया है। नॉर्मल प्रिसिपिटेशन बोले या नॉर्मल एनुअल रेनफॉल बोले, वो यही चीज़ है। क्या है? पास्ट 30 ईयर का एवरेज डाटा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? ये है 80 mm, 91 mm, 85 mm, 87 mm, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। ए का ये है, बी का ये, सी का ये और डी का ये। अब 2007 में जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, उसमें से ये डाटा डी मिसिंग है ना। 2007 में जो स्टेशन ए, बी और सी का अपने को डाटा अवेलेबल है, वो क्या है? 91.11 mm, 72.23 mm एंड 79.89 mm, ठीक है। ये ABC का डाटा अवेलेबल है और डी का डाटा जो है मिसिंग है, ठीक है। तो अपने को डी का डाटा को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अपने पास दो मेथड है ना। दो मेथड है, एक तो अर्थमेटिक मीन मेथड है और दूसरा है नॉर्मल रेशियो मेथड, है ना। नॉर्मल रेशियो मेथड है। तो जैसे अब मान लो हमारे जो अर्थमेटिक मीन है, जो पहला मेथड है अर्थमेटिक, वो तब यूज़ करेंगे जब जो अपना प्रिसिपिटेशन है, ये जो प्रिसिपिटेशन 2007 में अपन ने रिकॉर्ड किया है, वो क्या हो? नॉर्मल प्रिसिपिटेशन के, लास्ट 30 ईयर के नॉर्मल प्रिसिपिटेशन के अगर 10% के अराउंड हो, ठीक है, यानी कि उसका वेरिएशन सिर्फ 10% के आसपास हो रहा हो, तब इस मेथड को अपन यूज़ करते हैं। किसको? अर्थमेटिक मीन मेथड को। तो देखते हैं 80 mm क्या है? नॉर्मल प्रिसिपिटेशन है और इस साल का जो प्रिसिपिटेशन है वो कितना हुआ है? 91 mm, यानी कि 10% के वेरिएशन के अंदर है। 90 बी स्टेशन का 91 mm है नॉर्मल प्रिसिपिटेशन और अपने पास कितना है? 72 mm का प्रिसिपिटेशन आया है इस साल 2007 में। तो ये भी 10% के वेरिएशन के साथ है लगभग। और स्टेशन सी का देखें तो ये 85 mm नॉर्मल प्रिसिपिटेशन है, यानी कि एवरेज 30 ईयर का। और इस साल का जो प्रिसिपिटेशन है वो 89 है ना, सॉरी 79 है। तो ये भी अप्रॉक्स 10% के वेरिएशन के साथ है, ठीक है। तो अगर इसमें लिख लेते हैं नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, नॉर्मल रेनफॉल ऑफ स्टेशन आर विद इन 10% वेरिएशन, है ना। दैट्स वाई इसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपन? इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? अरिथमेटिक मीन
मेथड हम क्या करेंगे इसमें यूज़ करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन में क्या करेंगे, इन तीनों का क्या कर देंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे और उसको मान लेंगे कि वो क्या है, डी स्टेशन का रेनफॉल इतना उसमें हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पी एक्स फाइंड कैसे करेंगे, 91.11 प्लस 72.23 प्लस 79.89 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये कितना आएगा, 81.08 mm। अपन बोल देंगे कि इतना प्रेसिपिटेशन हुआ है। ठीक है, चलो ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड का। ठीक है, अपन देख लेते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। इसमें तो सही एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें डाटा दिया हुआ है, रेन गेज दिया है, रेन गेज एंड नॉर्मल रेनफॉल, और क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेनफॉल। है ना, रेन गेज स्टेशन है ए बी सी, और एक जिसका डाटा मिसिंग है उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और नॉर्मल दिया हुआ है 11, 25, 9, 10 सॉरी 765 एंड 830। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल रेनफॉल है। और एक्चुअल रेनफॉल जो करंट ईयर में हुआ है वो है 875 mm, 1021, 915 mm एंड एक डाटा जो है वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये जो नॉर्मल रेनफॉल है और एक्चुअल रेनफॉल है, ठीक है, इसके बीच का वेरिएशन जो है 10% से ज़्यादा है ना। अगर मान के चले जैसे नॉर्मल रेनफॉल कितना है, 11-25 है ना। अगर इसका 10% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, 110 इसका लगभग अप्रोक्स क्या हो जाएगा, 10% इसका कितना हो जाएगा, 110। और इसमें 110 को अगर माइनस करें तो 875 नहीं आएगा, है ना, लगभग कितना आएगा, 1000 आएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 10% वेरिएशन के साथ नहीं है। जैसे अगर मान लो इसको अपन इसका 10% देखें तो ये कितना आएगा, 91 आएगा, है ना। और इसमें 91 को जोड़ भी दें तो ये कितना, 1021 ये अराउंड है ना। लेकिन इनमें क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 10% से वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन रेशियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रेशियो। तो नेक्स्ट अब देखते हैं जो नॉर्मल रेशियो है ना, अपन क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। नॉर्मल रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, पी एक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स इज इक्वल टू 1/m, है ना, p1 बाई n1 प्लस p2 बाई n2 डैश 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 pm डिवाइडेड बाई n m, है ना। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर सबको वैल्यू अपन पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पी एक्स, इसको मान रहे हैं अपन पी एक्स, है ना, और उसका एन एक्स क्या है, 830, है ना, इज इक्वल टू 1/m कितना है 1 2 3, 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
और इसमें P1 क्या है 875 है ना, और N1 कितना है 1125 प्लस P2 क्या है 1021 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 10 प्लस P3 क्या हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 9 15 डिवाइडेड बाय उसका नॉर्मल कितना है 765। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे है ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Px का मान आएगा 856.5 इतना कुछ आएगा mm। ठीक है 856.5 mm इतना क्या आएगा अपना Px का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल रेशियो मेथड में अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ठीक। अब आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड में कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाता है तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या टॉपिक है अपना इनकंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड होता क्यों है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कारण है इनकंसिस्टेंसी मतलब जैसे कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग का, अगर जो डाटा है वो एडिक्वेटली चेंज हो जाता है ना। जैसे लास्ट 30 ईयर से डाटा अपने पास आ रहा है 80 या 10% के वेरिएशन के आसपास है ना, 80-90 mm के बीच में मान लो लास्ट 30 ईयर से आ रहा है, लेकिन अचानक से वो 50 mm हो जाए 40 mm हो जाए है ना, या फिर 150 mm आ जाए या 200 mm आ जाए है ना, अचानक से किसी ईयर में उसका जो वैल्यू है रेनफॉल का वैल्यू 200 mm आ जाए या 40 mm आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे, यानी कि वो कंसिस्टेंसी रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो रेनफॉल है वो 10% के वेरिएशन के साथ होता है। किसी ईयर में अगर 10% कम हो गया तो किसी ईयर में 10% से 10% ज़्यादा हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा 20% 30% 40% का वेरिएशन नहीं दिखाता है रेनफॉल। इसलिए ऐसा मान के चलते हैं कि अगर 10% के वेरिएशन से ज़्यादा अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, और ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या होता है, जैसे शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज स्टेशन, जैसे स्टेशन को बदल देंगे अगर है ना, शिफ्टिंग ऑफ रेन गेज स्टेशन है ना, जो रेन गेज स्टेशन है, जो रेन गेज स्टेशन है उसको अगर बदल देंगे है ना, पहले 30 ईयर से जिस स्टेशन पे हम लोग कर रहे थे उसका स्टेशन अगर चेंज कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा अनकंसिस्टेंसी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट बाय न्यू वन। ठीक है, जैसे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट को बदल देना, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट विथ न्यू वन। ठीक है, जैसे पुराने इंस्ट्रूमेंट को बदल के नया इंस्ट्रूमेंट लगा दिए तो उसमें वेरिएशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कारण हो सकता है चेंज ऑफ ऑब्जर्वर मेथड है ना, चेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर ऑब्जर्वेशन करने का जो मेथड है उसको चेंज कर दें तो अपना क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी खराब हो सकता है ना, या कंसिस्टेंसी में डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो है चेंज ऑफ इकोसिस्टम है ना, चेंज ऑफ इकोसिस्टम
चेंज ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जैसे इकोसिस्टम में बदलाव आ गया, जैसे वहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था लेकिन जंगल को काट के रिहायशी इलाका बना दिया गया, या फिर जंगल में आग लग गई, है ना, या किसी तरह से लैंडस्लाइड हो गया। तो इस तरह से अगर इकोसिस्टम बदल जाता है तो उसमें वेरिएशन जो आता है वो वेरिएशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है ना। अब मान लो जैसे इरर हो गया, ऑब्जर्वेशन करने वाला क्या कर दिया, ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर इरर कर दिया, तो ऑब्जर्वर की इरर्स के कारण इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। ठीक है, अब इस इनकंसिस्टेंसी को मेजर या करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी को करेक्ट करने का एक मेथड है डबल मास कर्व। ठीक है, डबल मास कर्व, ये आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डबल मास कर्व क्या होता है करके। ठीक है, तो डबल मास कर्व क्या है, इट इज ए ग्राफ। ठीक है, इट इज ए ग्राफ, ये क्या है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं, तो एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल और एक्यूमुलेटेड, है ना, तो एक्यूमुलेटेड किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, तो एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल, है ना, इसको अपन बोलते हैं समेशन ऑफ px, है ना, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। और दूसरा ये क्या होता है ना, और दूसरा किसके बीच होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, एवरेज एनुअल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। accumulated values of average group of base station, ठीक है, accumulated annual rainfall of station, ऑफ इसको क्या कर लो नॉर्मल स्टेशन, एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एवरेज ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन। ठीक है, और इसको अपन दर्शाते हैं समेशन ऑफ पी ए वी। ठीक है, समेशन ऑफ पी एक्स जो स्टेशन है उसका एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल, और जो बेस स्टेशन है उसका एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल। ठीक है, एक्यूमुलेटेड का मतलब इससे कंफ्यूज मत होना, जैसे हम लोग एक्यूमुलेशन निकालते हैं ना, एक्यूमुलेटेड जैसे मान लो किसी डाटा का 1 2 3 इसका एक्यूमुलेटेड अगर निकालना है इस डाटा का, तो क्या करते हैं अपन 1 को 1 लिखते हैं, जो सेकंड में इसका एक्यूमुलेटेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, और थर्ड का एक्यूमुलेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 + 3 6। तो ये इस तरह से एक्यूमुलेटेड वर्जन निकलता है। एक्यूमुलेटेड इस किसी स्टेशन का एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल और उसका बेस स्टेशन का, ठीक है, उसके बेस स्टेशन का एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एवरेज है ना ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एवरेज ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन, ऐसा इसको याद कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली इस रेनफॉल का एक्यूमुलेटेड वर्जन निकालते हैं और फिर उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं फिर डबल मास कर्व, जिससे कर्व मिलता है उसको क्या बोलते हैं डबल मास कर्व। जैसे मान लो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये एक ग्राफ है ना, इसके एक्स डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं समेशन ऑफ पी ए वी, यानी कि एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ बेस स्टेशन, ग्रुप ऑफ बेस स्टेशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड
इसको यहाँ से समझ लेना आप लोग। और जो वाई डायरेक्शन होता है, ये जो वाई डायरेक्शन होता है उसमें क्या रखते हैं, समेसन पी एक्स को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो अभी कौन सा चल रहा है, 20 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है। ये 2020 का हो गया, और उसके बाद ये हो गया 2019 का, ये 18 का, 17, 16, 15 है ना, 15, 14, 13। उसके बाद क्या हो गया, ये 12 से 12, 11, 10, 9, 8। किसका क्या हो गया, वेरिएशन चेंज हो गया। पहले ये क्या था, इस तरह से जा रहा था, है ना, इस तरह से कर्व बन रहा था, और अभी ये सडनली क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसका एंगल, है ना। ये एंगल क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। कहाँ से किया, तो 13 से किया उसने, ठीक है। कहाँ से किया, 13 के बाद से ये जो किया, इसको चेंज कर दिया, है ना। तो अपना जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल इंटेंसिटी, वो जाना चाहिए कैसे, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये जा कहाँ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोगों ने कहाँ तक निकाला है, ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 9, और ये हो गया 8, और ये हो गया 7 तक हम निकाले हैं, है ना। अगर इसको हॉरिजेंटली मैं एक्सटेंड करूँ और इसको प्रोजेक्ट कर दूँ नीचे, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, नीचे इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन एक्सटेंड किए हैं उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। ये क्या है, सी है, और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। समझ में आया। अगर हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचा है और इसको क्या कर दिए हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच के यहाँ पे मिला दिए हैं, जिससे हमको ये जो पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है वहाँ से सी मिल रहा है और ये बी मिल रहा है, और टोटल ये टोटल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एस। इसको क्या बोलते हैं, एस बोल देते हैं, ठीक है। सो तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, एक ग्राफ मिल गया, और बी, सी और एस एक वैल्यू अपने को मिल गया इससे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब मान लो जो पी एक्स है ना, या करेक्टेड है फॉर्म है। अब देखो ये जो कर्व था ये ऐसे था, और इसको इसी तरह से जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंसी है। तो अपने क्या करने पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट कैसे करते हैं, तो इसका एक फार्मूला है, पी करेक्ट वर्जन ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एम सी डिवाइडेड बाई एम ए, है ना। यहाँ पे एम सी क्या है, एम सी क्या है, करेक्टेड स्लोप ऑफ डबल मास कर्व। एम सी क्या है, करेक्टेड स्लोप है, ये क्या है, करेक्टेड स्लोप, और एम ए क्या है, ये है ओरिजिनल स्लोप। ये क्या है, ओरिजिनल स्लोप, ये क्या है, ओरिजिनल स्लोप है ना। और ये जो करेक्शन फैक्टर है ना, ये जो एम सी बाई एम ए, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, है ना। ये जो एम सी है और एम ए यानी कि करेक्टेड स्लोप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्लोप, हम जो कर रहे हैं इसको करेक्टेड फैक्टर बोलते हैं। और ये करेक्टेड फैक्टर हम इस ग्राफ से कैसे निकालते हैं, तो सी बाई एस। आप लोगों ने देखा होगा सी क्या है ना, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सी है ना। ग्राफ जब अपन प्लॉट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सी मिलेगा, और एक बी मिलेगा और एस मिलेगा। तो सी बाई एस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अपने करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा। और जिस भी वैल्यू का हमको करेक्ट करना है उस वैल्यू से इस करेक्शन फैक्टर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ग्राफ में
इस वैल्यू को अगर करेक्ट करना है 12 को, तो क्या कर देंगे, इस 12 के प्रिसिपिटेशन से, है ना, 12 के एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन से क्या कर देंगे, इसको C/S को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बेसिक फंडा है ना। डबल मास कर्व अगर पूछता है तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए ये बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट इसका कुछ और टॉपिक है ना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रेनफॉल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन ऑफ पढ़ेंगे, और रन ऑफ के बाद फिर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेनफॉल का, जो रेनफॉल जो डाटा है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा, या फिर जैसे क्या हाँ, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, रन ऑफ पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगा।